हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री कविता की संदर्भ सहित व्याख्या भाग 1 पढ़ाने वाली हूँ और इस कविता के सारूपी महत्व के बारे में भी बताऊंगी और इसके अतिरिक्त ग्रामश्री की प्रत्येक कविताओं की विशेषताओं के बारे में भी बताऊंगी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय व इनकी रचनाएं और इनके काव्यगत विशेषताओं व भाषा शैली आदि के बारे में मैं अपनी इसके पहले की वीडियो में पढ़ा चुकी हूं। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल ईडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में अभी नए हैं और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें ताकि मैं अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपडेट करूं उन सभी की भी नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके और आप भी उसका लाभ उठा सकें। और अब मैं आती हूं अपने मेन टॉपिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां स्क्रीन में देख रहे हैं, यहां पर कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री कविता का सारूपी महत्व चित्र सहित दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कविता के सारूपी महत्व के बारे में समझा देती हूँ। तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि ग्रामश्री कविता में पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है, जिसमें खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। और उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता ग्रामश्री। यानी कि और सरल शब्दों में कहें तो आप इस चित्र को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रामश्री कविता में कवि ने गांव की प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत गांव के हरे भरे खेत, बगीचे, गंगा का तट या किनारा सभी कवि की इस ग्रामश्री रचना में पुनः जीवित हो उठे हैं। और देखा जाए तो यदि आपने अपने जीवन काल में कभी भी गांव की सुषमा और समृद्धि का दृश्य नहीं देखा है, तब भी आप इस कविता को पढ़कर ये कल्पना कर सकते हैं कि वह कैसा प्रतीत होता होगा। और खेतों में उगी फसल आपको ऐसी लगेगी मानो दूर दूर तक हरे रंग की चादर बिछी हुई हो और उस पर ओस की बूंदें गिरने के बाद जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वह चांदी की तरह चमकती हैं, जिसमें देखा जाए तो नए उगते हुए गेहूँ, जौ, सरसों, मटर इत्यादि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने श्रृंगार किया हो। और इसके अतिरिक्त आम के फूल, जामुन के फूल की सुगंध जो पूरे गांव को महका रही हो। ठीक है। और गंगा के किनारे का दृश्य भी इतना ही मनमोहक होता है तथा जल थल में रहने वाले जीव अपने अपने कार्य में लगे हुए होते हैं, जैसे कि पक्षियों में बगुला नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ते हुए खुद को संवारते हों। तो इस तरह देखा जाए तो कवि अपनी इस ग्रामश्री कविता के माध्यम से हमें गांव के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो ये रहा कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री कविता का सारूपी महत्व। और अब जैसे कि आगे यहाँ स्क्रीन में दिया गया है, देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री कविता की संदर्भ सहित व्याख्या भाग 1। और यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी जो ग्रामश्री कविता है यह 3 भागों में है और आज मैं आपको ग्रामश्री कविता का भाग 1 पढ़ाने वाली हूँ और भाग 2, भाग 3 आप मेरी अगली वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस कविता के संदर्भ के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो आप जान ही गए होंगे कि यह कविता कहाँ से ली गई है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कविता तो दे दी जाती है पर आपको यह नहीं मालूम होता है कि यह कविता कहाँ से ली गई है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके संदर्भ के बारे में बता देती हूँ। और इस कविता का संदर्भ यह होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाग 1 में संकलित कविता ग्रामश्री से है और इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है। और इनके द्वारा रचित कविता है, देखिए इनके द्वारा रचित कविता है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली,
तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। अर्थात कवि ने गांव की संस्कृति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह एक प्रकार से फसल संस्कृति है, और इसी का इन्होंने अपने इस कविता में अत्यंत सुंदर वर्णन किया है, जिसमें फसलों की हरियाली और उससे निर्मित प्रकृति परिवेश का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। अर्थात गांव के खेतों में दूर तलक का यानी चारों तरफ मखमल रूपी कोमल हरियाली फैली हुई है। और फिर आगे है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। यहाँ फिर कवि अपनी इस पंक्ति के द्वारा कहते हैं कि जब उस पर अर्थात खेतों पर रवि की किरणें यानी सूरज की किरणें लिपटी अर्थात उससे ऐसे लिपट जाती हैं अर्थात मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूरज की किरणें उस पर चांदी की कोई उजली जाली या चमकदार जाली लपेट दी गई हो या फिर बिछा दी गई हो। ठीक है। और फिर अगली पंक्ति है, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। यानी कि यहाँ कवि अपनी इस पंक्ति में तिनके को हरे तन वाला बताते हुए कहते हैं कि तिनकों के हरे हरे तन पर अर्थात जो नए उगे हुए हरे नाजुक तने या पत्ते हैं, उन नाजुक तनों या पत्तों पर सूर्य की किरणों का प्रभाव उसकी हरियाली में इस प्रकार समा गई हैं मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही हों और उनके अंदर स्थित नसों पर बहते हुए हरे रंग का रुधिर या खून स्पष्ट झलक रहा हो या दिखाई दे रहा हो। और फिर आगे है, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और यहाँ इस पंक्ति में कवि आसमान की ओर देखते हुए कहते हैं कि जब हमारी आंखें दूर इस वातावरण पर पड़ती हैं तो हमें ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे फसलों की हरियाली से सांवली हुई धरती के ऊपर विशाल आकाश जो कभी ना धूमिल पड़ने वाला नील फलक अर्थात नीला आकाश मानो नीचे झुककर धरती को छू लेना चाहता है, या फिर नीले रंग का आकाश झुककर हमारे खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। ठीक है। तो ये थी इस कविता की संदर्भ सहित व्याख्या। और अब इस कविता की विशेषताओं के बारे में बता दूं कि देखा जाए तो इस पूरी कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है, और इस कविता में प्राकृतिक उपमानों का मानवीकरण होने से इस कविता के काव्य में विशेष चमत्कार उत्पन्न हुआ है। और इस कविता की विशेषताओं में देखा जाए तो इसमें अनुप्रास उपमा अलंकार का सौंदर्य देखने को मिलता है, और इसमें तत्सम तद्भव प्रधान शब्दावली है तथा काव्य में लयात्मकता का गुण विद्यमान है। ठीक है। तो ये थी इस कविता की विशेषताएं। और अब कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित अगली कविता पढ़ती हूँ। और अगली कविता है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियाँ है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक के गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो यहाँ इन पंक्तियों में देखा जाए तो कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन बड़े ही रोमांचक ढंग से किया है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने फसलों में लग रही बालियों, सरसों के पीले फूलों और तीसी यानी अलसी के नीले फूलों से युक्त सस्य श्यामलता वाली धरती के रोमांचक और सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें पंत जी की दृष्टि स्वाभाविक रूप से प्रकृति के वसंत ऋतु के सौंदर्य का अवलोकन किया है। और इस प्राकृतिक शोभा से मुग्ध होते हुए कवि अपने इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। अर्थात यहाँ इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब से खेतों में जौ और गेहूं में बाली या बालियाँ
आई हैं तब से वसुधा अर्थात धरती या पृथ्वी और भी रोमांचित लगने लगी हैं। और फिर आगे है, अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियाँ हैं शोभाशाली। यहाँ पर आपको बता दूं कि सनई जो है वह एक प्रकार का पौधा होता है जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है या फिर रस्सी का निर्माण किया जाता है। ठीक है। और किंकिड़ियाँ जिसका मतलब होता है करधनी जो कमर में बांधी जाती है। तो यहाँ कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि अरहर और सनई की पकी फसलें जो हैं वह सोने की करधनी जैसी प्रतीत हो रही हैं, जो धरती को शोभा प्रदान कर रही हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि अरहर और सनई की फसलें सोने की करधनी जैसी लग रही हैं, जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई हैं और हवा के चलने से वह हिल हिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। और फिर अगली पंक्ति है, उड़ती भीनी तैलाक की गंध, फूली सरसों पीली पीली। अर्थात यहाँ इस पंक्ति में फिर कवि कहते हैं कि फूली सरसों का पीला पीला रंग और उसके फूलों से हवा में बिखरती तैलाक गंध, यानी तैली जो सुगंध है, अर्थात जिसके फूलों के खिल जाने से पूरा वातावरण सुगंधित हो गया है, यानी कि जिसके खिल जाने से पूरे वातावरण में एक खुशबू बह रही है जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है। ठीक है। और फिर आगे इसमें अगली पंक्ति है, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। यानी कि यहाँ फिर कवि कहते हैं कि इस हरित धरा अर्थात हरियाली युक्त धरा या फिर हरी भरी धरती से निकलने वाले नीलम की कली तीसी नीली, अर्थात नीलम की कलियाँ और तीसी के नीले फूल भी झांकते हुए धरती को शोभा और सौंदर्य से भर रहे हैं। अर्थात इन सबका एक चित्र सौंदर्य देखकर मानो धरती रोमांचित हो गई है तथा प्रसन्नता से भर सी गई है। तो ये थी इस कविता की व्याख्या और अभी इस कविता की विशेषताओं के बारे में भी बता देती हूँ। तो यहाँ इस कविता की विशेषताओं में देखा जाए तो इसमें लहलहाती फसलों के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया गया है तथा इसमें आप देख रहे हैं कि शब्द आया है वसुधा और तीसी, जिसमें वसुधा और तीसी का मानवीकरण किया गया है और पीली पीली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा इस कविता में अनुप्रयास अलंकार की छटा सर्वत्र बिखरी पड़ी है, यानी कि इसमें अनुप्रयास अलंकार का अधिक प्रयोग किया गया है। और इस कविता की जो भाषा है वह अत्यधिक सरल सुबोध भाषा है। ठीक है। तो ये रही इस कविता की विशेषता और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री कविता भाग 1 की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगले दिन मैं आपको कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित ग्रामश्री कविता भाग 2 पढ़ाऊँगी। ठीक है। तो अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ और यदि आपको कुछ और पूछना या जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और ठीक है, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूँगी और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी आज की यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी है और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।